नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर अमरनाथ कश्यप, सचिव कानपुर हेल्थ कमेटी, आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और कानपुर हेल्थ कमेटी, जैसा कि आपकी जानकारी में है कि कानपुर हेल्थ कमेटी स्वास्थ्य जागरूकता पे काम कर रही है। इसी क्रम में आज हमारे पॉडकास्ट की स्टार्टिंग हुई, जिसमें हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जा रहा है। और हमारे जो मेहमान हैं वो डॉक्टर बीएन त्रिपाठी सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बीएन त्रिपाठी सर के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर बीएन त्रिपाठी सर उत्तर प्रदेश सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन से रिटायर्ड हैं। इसके अलावा कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर के प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए हैं और बहुत सारे सर के पद और रैंक रहे हैं। वो किस तरीके का, उसको ज़्यादा विस्तार से डॉक्टर साहब भी अपने बारे में बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर बीएन त्रिपाठी, वरिष्ठ शिशु बाल किशोर विशेषज्ञ हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, सरकारी सेवा के दौरान मेडिकल कॉलेज कानपुर में विभिन्न पदों पे, यहाँ हैलट हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक के साथ साथ जो हमारा भारतीय बाल अकादमी है उसका राष्ट्रीय संगठन का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ और रोटरी क्लब कानपुर का अध्यक्ष एवं असिस्टेंट गवर्नर रहा हूँ। और मैं रामा मेडिकल कॉलेज का डीन और इनका विभागाध्यक्ष भी रहा हूँ बाल रोग का। इस तरह से कई सामाजिक, सांस्कृतिक और सोशल संगठनों से भी जुड़ा रहता हूँ। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि सब लोग, अपना पूरा राष्ट्र स्वस्थ रहे, समर्थ रहे और राष्ट्र धर्म को निभाए। डॉक्टर साहब, पॉडकास्ट का आज पहला क्वेश्चन दर्शकों की तरफ से आया है, उसका पूछना चाहेंगे कि इस समय पे लोग बीमार बहुत हो रहे हैं, उसके बारे में दर्शकों को बताइए सर कि कैसे बीमार ना हो, क्या करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आजकल बीमारियां पहले की अपेक्षा, जब हम छोटे थे, बचपन थे, तो कुछ खास बीमारियां होती थी। आजकल बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, जबकि इन्फेक्शंस कम हो रहे हैं। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे और हम देखते रहे अपने ट्रेनिंग के दौरान 70 के दशक में, 80 के दशक में, तब हम देखते थे कि इन्फेक्शंस बहुत होते थे। अब इन्फेक्शंस कम हो गए हैं, जीवन की जो शैली है वो बहुत बदल गई है। इसके अलावा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग दुगनी हो गई है। मैं फिर अपने दर्शकों को रिपीट कर दूं, एक बच्चा पैदा होता, शिशु, उस समय उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 47 में, तो लगभग 40 वर्ष थी। और आज आपको खुशी होगी कि ये करीब 70 वर्ष हो गई है। यानी कि करीब 30-35 साल ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है। यानी कि जीने की जो उम्र है वो बहुत बढ़ गई है। शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। लोगों को जो इन्फेक्शन बीमारियां आती हैं, जैसे कि टीबी है, मलेरिया है, पोलियो है, कोढ़ या जिसे कहते हैं लेप्रोसी है, ये सब बीमारियां बहुत कम हो गई हैं। निमोनिया और डायरिया से होने वाली मौतें बहुत कम हो गई हैं। लेकिन जो जीवन शैली जनित बीमारियां हैं, लाइफ स्टाइल से जो रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, मनोरोग हैं और एलर्जी की जो बीमारियां हैं, ये ज़्यादा बढ़ रही हैं। और उसका कारण हम खुद हैं। मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ, हम लोग, ये जो जीवन शैली जनित बीमारियां हैं वो इसलिए बढ़ रही हैं कि हमने अपने जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी, जिसको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कहते, 200-250 साल पहले जो इस देश में थी, समाज में थी, तब ये जीवन शैली बीमारियां बहुत कम होती थी। हम नेचर से दूर होते गए। हमने निर्माण कार्य में बिल्डिंग बनाई, सड़कें बनाई, कंक्रीट के घर बनाए, फ्लैट्स बनाए, जहाँ पर एक आर्टिफिशियल वातावरण उत्पन्न हो रहा है। पेड़ों का संख्या कम हो गई, प्लास्टिक का उपयोग बढ़ा है। हम ये जो टीवी है, दूरदर्शन है, मोबाइल है, तरह तरह के जो स्क्रीन्स हैं, लैपटॉप है, इनका प्रयोग बहुत बढ़ गया है। परिवार छोटे हो रहे हैं, परिवार से दूर होते जा रहे हैं, परिवार सिंगल हो रहे हैं और जीवन शैली हमारी मैकेनिकल हो रही है, जिसको कहते हैं पाश्चात्य जीवन शैली। जो हमारी भारतीय जीवन शैली थी, हमारा जीने का ढंग था,
वो दूर हो गया है। हम रसायनों से युक्त जीवन जी रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारा सोने का वक्त, पहले हमें याद है हम लोग जब छोटे थे तो हमारे माता पिता 8 बजे तक, 8:30 बजे तक सो जाते थे। अब सामान्य सोने का टाइम है 10 से 11 या 12 बजे तक। तो ये बदला, नींद पूरी नहीं होती, हम देर तक सोते हैं। सूर्य की प्रथम किरण शायद ही आजकल के जीवन में जितने लोग हैं, शहरी के लोग तो नहीं देख पाते हैं। इसके बाद हमें टूथब्रश से अगर शुरू करें तो उसमें भी केमिकल है। पहले हम दातुन यूज करते थे और चीज़ें यूज करते थे, साबुन में भी केमिकल है। पानी भी हमें नहीं मिल पा रहा, वो भी केमिकल युक्त है। इसके बाद भोजन, उसमें प्लास्टिक मिला हुआ है, केमिकल युक्त है, प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं। कहने का तात्पर्य है लगभग 500 तरह के रसायन, मैं फिर रिपीट करता हूं अपनी जनता के लिए कि 500 से 600 तरह के रसायन से औसतन हम अपने सुबह से लेकर रात तक संपर्क में आते हैं। उसके कारण जीवन शैली जनित बीमारियां हो रही हैं। सुबह उठ नहीं रहे हैं, नींद पूरी नहीं है, खाने में मिलावट है, मैदा रेडीमेड फूड का प्रचलन ज़्यादा है, घर में बना हुआ खाना बहुत कम खाते हैं। ये सब पाश्चात्य जीवन शैली है। परिवार एकल हो रहे हैं। फैमिली जो जॉइंट परिवार हुआ करते थे, घर में बड़े बूढ़े रहते थे, माता पिता थे, भाई बहन रहते थे, बुआ मौसी चाचा चाची थे, वो विघटित होकर के केवल सिंगल माता पिता, वो भी ज़्यादातर बोथ पेरेंट्स वर्किंग हैं। बच्चा आया के सहारे है या मेड है कि वो लोग पाल रही हैं। तो इस तरह की सबका जो मिक्सचर ये है कि बच्चा जो जन्म लेता है, गर्भ संस्कार की जो कमी है, बच्चा अस्पताल में ऑपरेशन से पैदा होता है, उसको पहले दिन से माँ के दूध की जगह उसको बोतल शुरू कर दी जाती है, आर्टिफिशियल दूध शुरू हो जाते हैं। 6 महीने का जैसा ही होता है उसको फास्ट फूड लोग घर में चूंग प्रचलित है वो शुरू कर देते हैं। 1.5 साल 2 साल पहुँचते ही उसके एडमिशन की चिंता शुरू हो जाती है। इस तरह से एक झूठा पारिवारिक वातावरण उत्पन्न हो जाता है जिसमें माँ बाप का प्यार कम है, लेकिन बच्चे को उनकी ज़रूरतें और डिमांड के हिसाब से हम एक आर्टिफिशियल दुनिया में जिंदा करते हैं। खेल के मैदान सिमट गए हैं, बच्चा स्कूल जाता है, खेल का पीरियड ही, मैंने कई टीचर से पूछा, स्कूलों में पता किया, खेल के पीरियड या तो नहीं है या हैं भी तो बहुत छोटे हो गए हैं। तो इस तरह से बच्चा शारीरिक जो श्रम था, जो जीवन में गांव में रहते थे, कस्बे में रहते थे तो बच्चे काम किया करते थे, वो सब कम हो गए। तो बच्चा मानसिक रूप से ज़रूर बिजी रहता है। मोबाइल का प्रचलन तो ऐसा है कि बच्चा 2 महीने 1.5 महीने का होता है, उसको मोबाइल दिखा दिखा के दूध पिलाते हैं, मोबाइल दिखा करके उसको खुश रखते हैं, मोबाइल दिखा के उसकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जबकि भारतीय बाल अकादमी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ साफ कहा है कि 2 वर्ष से छोटे बच्चे को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने, 2 वर्ष से छोटे बच्चे को मोबाइल दिखाना ही नहीं है। 2 साल से 5 साल तक के बच्चे को आधे से 1 घंटे माँ बाप की मौजूदगी में मोबाइल दिखा सकते हैं, और 5 साल से 12 साल के बच्चे में मोबाइल 1 घंटे से 1.5 घंटे तक दिखा सकते हैं, क्योंकि स्कूलों के होमवर्क सुना आजकल मोबाइल से पूरे होते हैं, उनको टास्क मोबाइल पे मिलती है। तो रिकमेंडेशन ये है कि 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम 5 से 12 स्कूल एज चिल्ड्रन, और 12 साल के बाद 18 तक भी स्क्रीन टाइम, वो भी रेगुलेटेड एंट्री वन सोशल मीडिया। इस समय आपने सुना होगा गाजियाबाद में मोबाइल में गेम्स थे, कोरियन गेम्स थे। इसके अलावा आप सुनने में आता है मीडिया से कि मोबाइल टीनेजर्स को रोका गया, माँ बाप ने कहा ना देखो, इतनी रात के ना देखो। तो बच्चे कभी कभी सुसाइड जैसी बड़ी खतरनाक स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। बच्चा अपनी जान दे देता है लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ रहा, मोबाइल गेम्स नहीं छोड़ रहा। एक बहुत बड़ी ये विडंबना है। माता पिता को भी मैं सलाह दूंगा कि मोबाइल जो बच्चे उनके देखें तो उनको उसको रेगुलेट करें। कुछ साइट्स ऐसी हैं सरकार को करना पड़ेगा कि वो बच्चे ना जाएं एक पर्टिकुलर उम्र के, और माँ बाप को भी उन्हें समझाना पड़ेगा
केवल मोबाइल छीन के फेंकने से काम नहीं चलेगा। जैसा कि आपने गाजियाबाद जो सुना कि 3 सगी बहनें, बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक किस्सा हुआ है। उनको जब मोबाइल उनका छीन लिया गया, उनको पर्टिकुलर गेम से दूर कर दिया गया, सो कॉल्ड कोरियन गेम्स, और मोबाइल उनका जीवन था। उन्होंने अपने जो आत्महत्या वाला जो सुसाइडल नोट है उसमें लिखा हुआ कि कोरियन गेम्स नहीं तो ज़िंदगी नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे कोरियन गेम से दूर कर दिया है तो जीवन जीने का कोई मतलब नहीं। और उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि तीनों ने अपनी कूद के जान दे ली। एक ये छोटा उदाहरण है, हमीरपुर, बांदा, कानपुर, नोएडा, कहाँ का किस्से हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि बीमारियाँ इन्फेक्शन की कम हुई हैं, लेकिन एलर्जी और जीवन शैली जनित बीमारियाँ जो हैं ये बढ़ी हैं। यंग एज पे हार्ट अटैक हो रहे हैं। अभी कल ही मैंने मीडिया में पढ़ा है कि एक 22 वर्ष के सेना का कैप्टन, जहाँ रिगरस पीटी होती है, उसका हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई, जो कि बहुत ही दर्दनाक है और दुखद भी है। उसका यही कारण है कि बच्चे शारीरिक जो श्रम होता है, शारीरिक पीटी होती है, खेलकूद है, उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। केवल पढ़ाई लिखाई, खासकर मोबाइल और घर के अंदर कैद होकर के कोचिंग से लेकर के स्कूल तक में सम्मिलित हैं। तो शारीरिक ज़रूरतें होती है मांसपेशियों की, हार्ट की, वो नहीं पूरी हो रही हैं और ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि इतनी समस्याएं मोबाइल यूज करने से हो रही हैं, जैसा कि अभी आपसे डिस्कस हो रहा था, आपने बताया था कि अगर जो लोग रात में लेट लाइट तक मोबाइल चलाते हैं, बच्चे मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल की लाइट की एक तीव्रता होती है जिसको हम लक्स में, फिजिक्स का एक फार्मूला होता है उसमें लक्स में मापते हैं। और आपने बताया कि 500 लक्स से ज़्यादा की अगर मोबाइल की तीव्रता है तो टाइम से नींद ना आने की समस्या, और जब टाइम से नींद नहीं आएगी, जो हम हार्मोन्स हमें नींद लाने के लिए उत्तरदायी होता है वो नहीं बनता, फिर प्रॉपर नींद ना आने से हमारा जो बायोलॉजिकल सर्कल है वो प्रभावित होता है। तो उसके लिए लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप कब मोबाइल चलाएं, कब मोबाइल छोड़ दें? डॉक्टर साहब। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। उसमें सबसे पहले, जैसा कि मैंने अभी भी बताया था, कि मोबाइल एक ज़रूरी गैजेट है, ये लग्जरी की तरह ही नहीं यूज़ होना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि परिवार के हर सदस्य के पास हाथ में मोबाइल है। यहाँ तक, जैसे हमने बताया था, कि महीना, 2 महीना, 3 महीने के बच्चे को खुश करने के लिए, प्लीज़ करने के लिए लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं। ये कतई नहीं होना चाहिए। और जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, भारतीय बाल अकादमी है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स आदि जो सबसे हाईएस्ट जो संस्थाएं हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनका रिकमेंडेशन है 2 वर्ष तक बच्चे को मोबाइल दिखाना ही नहीं है, मोबाइल से बिल्कुल दूर रखना है। इसके लिए माता पिता को कंट्रोल करना पड़ेगा। माता पिता अनजाने में ये छोटे शिशुओं और बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा अनुरोध है, मेरी अपील है कि माँ बाप अपने 2 साल से छोटे बच्चे को मोबाइल से दूर रखें, उनको ना दिखाएं, ना उनके हाथ में दें। इसके बाद 2 साल से जो 5 साल की उम्र है, चूँकि आजकल एडमिशन बच्चों का 3 साल, 3.5 साल पे स्कूलों में हो रहा है, और मुझे बताया गया कि स्कूल चिल्ड्रन को जो होमवर्क का टास्क दिया जाता है, मुझे याद है हम लोग जब छोटे होते थे तो टास्क हम लोगों को लिखित मिलता था जिसमें कि पेंसिल या पेन का प्रयोग होता था। अब सुना है कि मोबाइल या आईपैड पे ही वो काम दिया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों दिया जा रहा है, इसमें भारत सरकार, शिक्षा विभाग, इन सबको देखना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए। और अभी भी मेरा अपना रिकमेंडेशन अनुभव के हिसाब से है, अभी भी लिखने पढ़ने वाला होमवर्क जो है, जो पहले था, वही होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो 2 से 5 साल के हैं, इनको 1 घंटे से ज़्यादा कतई मोबाइल नहीं देखना है, वो भी माता पिता या संरक्षक की मौजूदगी में। इसके बाद 5 साल से 12 साल की उम्र है, जिसको स्कूल एज कहते हैं हम लोग, इसमें बच्चों को मोबाइल की आज़ादी है, लेकिन रेगुलेटेड है। 1 से 2 घंटे जिसमें वो अपना होमवर्क कर लें और अपने स्कूल का कार्य कर लें, क्योंकि ये एक आज का एक चलन हो रहा है, जो कि मैं व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं हूँ कि बच्चों को मोबाइल या आईपैड पे या कंप्यूटर, लैपटॉप पे इस तरह का स्कूल वर्क दिया जाए।
माता पिता को वॉच करना चाहिए बीच बीच के कि बच्चा क्या देख रहा है मोबाइल में। चूँकि माता पिता अलग बिजी हैं, परिवार में एकल परिवार है, दादा दादी नाना नानी मौसी बुआ जो आजकल है ही नहीं, तो इसमें क्या है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से मोबाइल खोलता है और जैसा कि आम जनता जानती है कि अपने आप वो साइट्स खुलती जाती हैं जो कि उचित भी नहीं है, हाईली अनुचित है, और वो सोशल क्या के अनसोशल हैं और बच्चा उससे गुमराह हो सकता है। तो माता पिता को अपना काम त्याग करके थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बच्चे का करें, उसको मॉनिटर करें बीच बीच में कि मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा है या कुछ कर रहा है कि कुछ और कर रहा है। मोबाइल गेम अगर माता पिता के सुपरविजन में 15 से 20 मिनट आधा घंटा है, जो हेल्दी हैं वो देखे जा सकते हैं स्कूल चिल्ड्रन, लेकिन सुपरविजन के साथ। इसके बाद जो 12 साल से ऊपर की उम्र है, जो बच्चा उस समय किशोरावस्था होती है, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, और उनका सेक्सुअल ग्रोथ भी होती है, साइकोसेक्सुअल। तो इस उम्र में बच्चे भ्रमित हो सकते हैं, उनको सही जानकारी मिलनी चाहिए, कौन सी साइट्स हैं जो बैन होनी चाहिए भारत सरकार के द्वारा। हमने तो पिछले बार भी कई टीवी चैनल के माध्यम से भारत सरकार से ये किया था। कई देश इसमें आगे आ रहे हैं, मुझे बताया गया फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न कंट्रीज़, जहाँ पे कुछ साइट्स हैं, कुछ सोशल साइट्स हैं जहाँ पे मोबाइल पे पाबंदी है पर्टिकुलर एज ग्रुप को। वही हमारे भारतवर्ष में होना चाहिए। और जो सनातन धर्म है हमारा, मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी जो धर्म को मानते हैं उसके हिसाब से जो उनके उपदेश हैं, जो बच्चों को करना है वो करें। अब एक प्रश्न आता है कि बच्चे करें क्या अगर मोबाइल ना देखें, लैपटॉप ना देखें? हाँ, उनको फिजिकल रूप से वो करिए। रिकमेंडेशन अगर मैं बताऊं आपको, जो भारतीय बाल अकादमी है जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूं, तो बताऊं कि छोटे बच्चों को 2 से 3 घंटे खेलना है। 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को 2 घंटे मैदान में खेल कूद करना है जिसमें पसीना निकले, और 12 साल से 18 साल वालों को 1.5 से 2 घंटे खेलना है। दौड़ भाग, फुटबॉल, रस्सी कूदना और कुछ खेलना अपने रुचि के, ये करना है। लेकिन इसके विपरीत बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, और ख़ासकर आपने जो कहा कि रात में बच्चे सोने के पहले मोबाइल देखते हैं, उसका कारण मनोरोग बढ़ रहे हैं। बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, बच्चा आत्ममुग्ध हो करके माँ बाप की बात नहीं सुनता है और अपने दोस्तों की ज़्यादा बात सुनता है। तो ये सब बहुत ही गलत है। बच्चों को समय से सुलाना चाहिए, उनको एक पर्टिकुलर टाइम रखिए कि इतने बीच मोबाइल देखेंगे, इसके बाद नहीं। माता पिता को रेस्ट्रेन करना पड़ेगा, परिवार के लोग भी इस पर अपने को प्रतिबंधित करें। एक परिवार का चलन या कल्चर ऐसा बनाए, माहौल ऐसा बनाए। ये नहीं चलेगा कि माता पिता बराबर देख रहे हैं और बच्चे से कहते हैं आप 1 ही घंटा देना, डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब ने बताया, ये नहीं चलेगा। तो माता पिता, घर के बड़े लोग अपने पर भी पाबंदी लगाएं, अपना मोबाइल देखने का समय निर्धारित करें, तब बच्चा सीखेगा। और इस पे तो मैं एक निमोनिक अपने दर्शकों को बता सकता हूँ, RPM3, जो बच्चों किशोरों के लिए एक अच्छा किशोर जिसको मनोरोग ना हो, कुछ ना हो, सब हो, तो इसके लिए अगर जीवन शैली जनित चीज़ें हैं, खासकर मोबाइल का जो है, इसके लिए एक निमोनिक मैंने 5 अक्षरों का बनाया है, RPM3, यानी RPMMM। तो इसको हम RPM3 कह रहे हैं। अगर बच्चे को समझाना है तो कृपया रिस्पॉन्स करें, रिएक्ट न करें। ये R है, R माने प्लीज रिस्पॉन्स नॉट रिएक्ट। आपने देखा होगा कि गाजियाबाद में क्या हुआ, माता पिता ने, उसके फादर ने वो मोबाइल छीन करके उसको हटा दिया, अचानक डिस्कस नहीं किया, उससे बात नहीं करी। बातें गिरा देती हैं फासलों की दीवारें। एक कहावत हम लोग कहते हैं, पुरानी कहावत है, बातें गिरा देती हैं फासलों की दीवारें। बच्चे से बात करिए, उसको डिसीजन मेकिंग में शामिल करिए। 5 से 12 साल के बच्चे आजकल बहुत समझदार हो रहे हैं, उनको शामिल करिए। और 12 साल से ऊपर के बच्चे तो बहुत ही समझदार हैं, वो तो मिनी एडल्ट हैं,
उनको भी निर्णय लेने के पहले आपस में डिस्कस करिए, बात करिए, मोबाइल के नुकसान बताइए, उनकी ज़रूरतें पूरा करिए, लेकिन डिमांड नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी ज़रूरतें पूरी करिए लेकिन डिमांड नहीं, डिमांड नहीं। नीड पूरी करिए, डिमांड नहीं। बताइए, मैं तो, हमें याद है मैं लेक्चरर हुआ करता था मेडिकल कॉलेज में, लिमिटेड हमारी सैलरी होती थी, तो हमारे बच्चे भी देखते थे, ये पापा चाहिए वो चाहिए। मैं कहता था बेटा मुझे इतने मिलते हैं, इतने में इतना यहाँ जाता, यहाँ जाता, यहाँ जाता, आपकी फीस जाती है, आपका बस वाला लेता है, अब इतने बचते हैं, हमें भविष्य के लिए बचाना। तो बच्चे काफ़ी समझ जाते थे, बार बार जब कहते थे आपको उन बच्चों की नकल नहीं करनी जो इंडस्ट्रीज के बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं, हमारी लिमिटेड है। ये आप भी अपने जो आपका पार्टिसिपेशन है, बच्चे से बात करिए, उसको डिस्कशन में शामिल करिए। होता क्या है कि हम अपनी इच्छाएं थोप देते हैं, बड़ी सिंपल चीज़। ठीक है, हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं मेरा बच्चा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से MBBS करे, IIT कानपुर से या दिल्ली या बॉम्बे से BTech करे। अरे क्यों अपनी बच्चे को उसकी क्षमता के हिसाब से एक पहले अच्छा मनुष्य बनाने की कोशिश करिए, अच्छा ह्यूमन बनाने की कोशिश करिए, अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करिए, अच्छा भारतीय बनाने की कोशिश करिए। मैं फिर अपने उनसे कह रहा हूँ, एक अच्छे दिल वाला यानी हृदय वाला एक इंसान बनाइए जो समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी होगा, ना कि एक बहुत बड़ा टेक्नोक्रेट जो ना तो घर के लिए है ना समाज के लिए, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता। तो मैं से कहता हूँ कि बच्चों को बड़े हृदय वाला बनाइए, बड़े दिमाग वाला चाहे कम बनाइए। जी ग्रेट सर, बहुत बहुत बढ़िया मैसेज लोगों के लिए, अपने को और अपने बच्चों को क्या गाइड करना है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आपके ही लेक्चर से एक क्वेश्चन जनरेट हुआ कि लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस की कमी हो रही लोगों को, या बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो इसका क्या समाधान आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है कि जो भी हर परिवार, हर बच्चा, बड़ा, किशोर, खासकर शहरों में या कस्बों में भी मैंने देखा, गांव के भी हमारे पास रोगी आते हैं। ये प्रचलन फास्ट फूड का जो है एक बहुत ही कॉमन है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको मैं कहता हूँ फूड ऑफ कन्वीनियंस। पहले याद है, हम लोग तो गांव के पले हुए, बड़े कस्बे के, तो हमारे यहाँ पहले होता था अनाज को पीस करके सब खाते थे। मैं नहीं कहता हूँ हर घर में चक्की से पिसवा के खुद लाइए, लेकिन मोटा अनाज, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ मोटा अनाज, और सरल भाषा में मैं बताऊं कि जो हमारे पिताजी और दादा लोग खाते थे, उसको अगर आप याद करें, या बचपन में उनके जो पेरेंट्स हैं बचपन में खाते थे, क्या बाजरे का सीजन है हमें याद है तो बाजरा खाते थे, मक्के का सीजन में मक्के खाते थे, चने के सीजन में चना खाते थे, मटर के सीजन में मटर खाते थे, शकरकंद के सीजन शकरकंद, यानी कि सीजनल रीजनल। आप जहाँ रहते हैं वहाँ से 100 किलोमीटर के अंदर, मैं फिर इसको दोहरा रहा हूँ, आप जहाँ रहते हैं 100 किलोमीटर के अंदर जो सब्जी पैदा होती है, जो फल पैदा होते हैं, जो अनाज पैदा होते हैं, कृपा करके उनका सेवन ज़्यादा करें। ये नहीं कि जून जुलाई में सेव हमारे श्रीनगर कश्मीर में पैदा होता है, शिमला में पैदा होता है, विदेशों से आयते तारा है, हम क्यों खाएं? हम अपना आम खाएं, जामुन खाएं, अमरूद खाएं, बेल खाएं, मतलब सीजनल फल खाएं। तो मेरा कहने का मतलब है सीजनल रीजनल, क्षेत्रीय, और एक हमारे जो आरोग्य भारती है, हमारा एक NGO है, संगठन है, उसमें हमारे नीति आयोग के सदस्य भी हैं, हमारे जो डॉक्टर अशोक वासने साहब यही कहते हैं कि हम रीजनल और सीजनल, तो रीजनल और सीजनल, और भारत देश ऐसा है कि यहाँ सभी ऋतुएं होती हैं, हर क्षेत्र में वहाँ के हिसाब से होता है। वही चीज़ है कि दक्षिण में बहुत गर्मी होती है, दक्षिण को हम अपने उत्तर से नहीं तुलना कर सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट में बरसात बहुत होती है, ईस्ट में हम उनसे तुलना नहीं, तो हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। अगर मोटा मोटा जोड़े तो 3 ही मान लीजिए, 4-4 महीने, 4 महीना सर्दी, 4 महीना गर्मी और 4 महीना बरसात। तो ऋतु अनुसार भोजन हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा है, चूँकि हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी जीवन शैली से जुड़ित, और दुर्भाग्यवश अंग्रेजों के आने के बाद
हमारी जो आयुर्वेदिक हमारी जो जीवन शैली थी, जो हमारा क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ जो चीज़ें थी उसमें प्राकृतिक चिकित्सा भी है, उसमें किचन में जो चीज़ें मसाले उपलब्ध हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका प्रयोग खत्म होके जो एलोपैथी है, हालांकि मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, लेकिन हर पैथी में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हमारा मतलब है आयुर्वेद में अगर अच्छा है तो उसका यूज़ करें, होम्योपैथी में अच्छा है तो अच्छा यूज करें, यूनानी में जो अच्छा है यूनानी करें, और नेचुरल जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें अच्छी चीज़ें उनको करें। अंग्रेजी चिकित्सा एलोपैथी आईसीयू इमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया है, टीकाकरण बहुत बढ़िया है, एलोपैथी से आया। तो बिल्कुल सभी जो सर्व समावेशी चिकित्सा पद्धति है, हमारा अपना रिकमेंडेशन है, हमारा आरोग्य भारती जिसका मैं सदस्य हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि सभी चिकित्सा पद्धतियों में अच्छी चीज़ें हैं और हम ऐसी कि सर्व उपलब्ध सर्वमान्य, हम कैसे सबके ऊपर एलोपैथी थोप दें। एलोपैथी एक चिकित्सा वेस्टर्न जगत से आई है, 200-250 साल केवल पुरानी है, और हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति तो थी जो हमारे देश में स्वीकार थी, आयुर्वेद थी, जो जीवन शैली से जनित थी, ग्रंथों से, और पेड़ पौधा रसायन जो होते थे हमारे पौधों में, जड़ी बूटियाँ, इनसे संबंधित थी, जिसमें साइड इफेक्ट नहीं होते थे और सस्ती होती थी। और आजकल आपको बता दें कि 90% से ज़्यादा हमारा पैसा, देश का बजट एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों में, दवाओं में खर्च होता है, और केवल 5 से 10% आयुष में। चूँकि मैं धन्यवाद देता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी साहब का, उन्होंने आयुष का जो बढ़ावा दे करके बहुत अच्छा काम किया है, और आने वाले समय में आयुष चिकित्सक जो सर्व उपलब्ध हैं, प्रचुर मात्रा में हैं और हर वर्ष आ रहे हैं, वो हमारे समाज में योगदान करेंगे। जो सर्व सुलभ उपलब्ध है चिकित्सा जो पद्धति है हमारे गांव में, कस्बों में, आसपास, जो क्या कहें कि जो हमारे औषधि पौधे पेड़ हैं, उनको पहचानेंगे प्राचीन चिकित्सा पद्धति को। मैं एलोपैथी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं एलोपैथी का चिकित्सक हूँ, जनता को बता दूँ, लेकिन अगर आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, प्राकृतिक में अच्छी चीज़ें हैं, जनता को उपलब्ध हैं, सस्ती हैं, या बिल्कुल बिना फ्री उपलब्ध हैं, तो इनका प्रयोग करें। आपने बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को गाइड किया, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। और एक क्वेश्चन हमारे दर्शकों का और आ रहा है कि खाने पीने में, फ्रूट्स में, सब्जियों में बहुत सारे केमिकल्स और इस समय हैवी मेटल्स बहुत सारे जो कानपुर में बढ़ रहे हैं, इसका समाधान दर्शकों के लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, बिल्कुल, आपने तो बहुत ही मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि जो मिलावटी पानी से लेकर के, खाना से लेकर, दूध से लेकर के, ऐसी शायद ही कोई चीज़ है जिसमें कि मिलावटी ना हो और केमिकल ना हो। अब इसका ये है कि जब मुझे दूध, हर कोई गाय नहीं पाल सकता, खासकर शहरों कस्बों में, तो हमें ये देखना है कि रिलायबल जगह से ले, और अगर इम्पोर्टेंट ब्रांड जो चल रहे हैं अपने देश में, उनका पैकेट बंद दूध लें तो चांसेस कम है। मैंने कहा ना, चांसेस कम है, लेकिन हमें शरीर की इम्यूनिटी इतनी बढ़ानी है, और जो केमिकल हमारे शरीर में जाते हैं, इनको डिटॉक्सिफिकेशन हम कैसे करें, वो हमारे किचन में उपलब्ध है, और ये प्राकृतिक चिकित्सा में उपलब्ध है। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा, हम प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर हैं। हाँ, आपको याद होगा जब कोरोना हम 2020 और 21 में जब फैला था, तो आपको याद होगा हमारे दर्शकों को कि अंत में कुछ भी नहीं था उसके लिए। कोरोना काल में कोरोना के लिए कोई स्पेसिफिक दवा नहीं थी, केवल ये कहा गया कि इम्यूनिटी बढ़ाइए, और कैसे बढ़ाइए, वही आयुर्वेद का नाम, आयुर्वेद का, हमारे प्राकृतिक आयुर्वेद। कैसे कि किचन में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, काढ़ा 3 बार पीजिए। क्या क्या था, मैं एक बार दर्शकों को बता दूं, ये कृपया करके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक साधन है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन अलग है, वो तो आपको विशेषज्ञ लोग कराएंगे। मैं चूँकि एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, मैं काढ़ा को अपने मरीजों को अक्सर लिखता हूँ, खासकर ऐसी बीमारियाँ जो हमारी वायरल इन्फेक्शंस हैं। कोरोना भी वायरस इन्फेक्शन था,
या एलर्जी की बीमारियां हैं या शरीर में लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, तो इम्यूनिटी कैसे बढ़े जिससे हम बीमारी इन्फेक्शन कम हो और हम स्वस्थ कैसे रहे, वो हमारे किचन में उपलब्ध है। मैं नाम ले दूं, अदरक, सौंठ, दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च, शहद। अगर इन सबको मिला के हम सुबह शाम, इसको काढ़ा कहते हैं, बाज़ार में भी उपलब्ध है। मुझे याद है कई दुकानें हैं, मैं कह सकता हूँ एक रामदेव साहब का दुकानें जो चल रही हैं, पतंजलि स्टोर वगैरह, जो घर में बनाइए, अगर नहीं बना सकते जो लोग समय अभाव के कारण, वो बाज़ार में रेडीमेड काढ़ा बिकते हैं, इनको पिलाएं। इसके अलावा धूप में 20 से 25 मिनट सप्ताह में 3 से 4 दिन मिनिमम कपड़ों में बैठें, शुद्ध सुबह सुबह 5-6 बजे उठ करके टहलने जाएं, प्राकृतिक जगह, योगासन करें और आहार में मोटा अनाज जरूर खाएं, फल खाएं। इसके लिए मैं आपको बता दूं 138 का एक फार्मूला है जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और बीमार कम होंगे और डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो 138 में फार्मूला मैंने बनाया है, 1 घंटे पसीना, सुबह या शाम जब भी मौका लगे 1 घंटा पसीना बहाना है, दौड़ भाग के खेल खेलना है। बच्चों को 2 घंटे, ये मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ। उसमें अगर 45 मिनट और 15 मिनट, यानी 45 मिनट फिजिकल और 15 मिनट तरह तरह के योगासन जो मानसिक के लिए जरूरी है, वो अगर करेंगे, बच्चों को भी कराइए। परिवार में पिताजी करेंगे, अम्मा करेंगी, माताजी करेंगी, तो बच्चे भी करेंगे। और इसका कोई टाइम नहीं है, सुबह जब भी टाइम लगे। अच्छा तो ये है कि प्रातःकाल करिए, शाम को वक्त मिल जाता तब करिए। तो ये हुआ 1 घंटा। 3 गुड मील्स, बड़ों के लिए 3, बच्चों के लिए 5। सुबह ब्रेकफास्ट सबसे बड़ा लार्जेस्ट मील, लंच उससे छुटका, डिनर उससे, ये बड़ों के लिए। और बच्चे जो और किशोर हैं इनके लिए 4 या 5 बार, यानी कि लंच और डिनर के बीच में 1 बार कोई खाना होना चाहिए छोटा, और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 1 और। तो इस तरह 12 साल तक के बच्चों के लिए तो 5 बार है, जो 5 से 12 हैं, और 12 से साल से जो बड़े हैं कम से कम 4 बार उन्हें मील लेना चाहिए। उसमें आपको बता दिया। तो ब्रेकफास्ट उतनी लार्ज, और मोटा मोटा खाने में आपको बता दूं, लंच डिनर में एक थाली, जो हमारे प्राचीन उसमें थाली चलती थी, उसको 4 हिस्सों में बांट लीजिए। एक हिस्से में दाल, या जो नॉन वेज खाते हैं उनमें नॉन वेज डाल दें, कढ़ी हो गई, पनीर हो गया। 1/4 हिस्से में चावल या रोटी, 1/4 हिस्से में सब्जियां, रीजनल सीजनल, ठीक है ना। और जो एक और हिस्सा बचा है हमारा, दाल हो गई, सब्जियां हो गई, सलाद हो गई और प्रोटीन हो गया, और आपका ये चावल या रोटी। कोशिश करें कि जो मैदा वाली चीज़ें हैं वो लिमिटेड मात्रा में बच्चों को भी दें और खुद भी खाएं, क्योंकि मैदा एक कार्बोहाइड्रेट है। आज का जो फैटी लिवर हो रहा है, और खासकर तली चीज़ें जो बच्चों को बहुत पसंद है, उसमें फास्ट फूड आ गए, उसमें दाल मोट और आजकल क्या लेज और चिप्स और क्या फिंगर चिप्स, पता नहीं क्या क्या नाम है, हमारे टाइम में तो होते नहीं थे। लेकिन बच्चे बहुत, कृपा करके बड़े भी ना खाएं, बच्चे भी ना खाएं। फैटी लीवर की जो समस्या है वो हमारे खान पान से रिलेटेड है। तो ये हुआ। और डिनर, आपको याद होगा जितने पशु पक्षी हैं इस संसार में, वो सब सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते, केवल हम खाते हैं। हम मनुष्य लोग सूर्यास्त के बाद काफ़ी देर में खाना खाते हैं, जो कि वैज्ञानिक रूप से सच नहीं है, चिकित्सीय रूप से सच नहीं है, हमारे शरीर रूप से गलत है। तो सूर्यास्त के जितने पास में, इसमें मैं जैनियों का बहुत बढ़िया कहता हूँ, जो जैन संप्रदाय है ये सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते, सूर्यास्त के पहले खाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ सूर्यास्त के पहले, लेकिन कृपा करके 8 बजे तक रात का खाना जरूर खा लें, और इट शुड बी द लाइटेस्ट मील, सबसे कम, क्यों रात में हमें जरूरत नहीं है, सोना है। सो सबसे कम ब्रेकफास्ट, खास करके बच्चों को, इट शुड बी द लार्जेस्ट मील, सबसे बड़ा खाना नाश्ता होना चाहिए। होता क्या है, बच्चे जल्दी 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 जल्दी, माँ बाप ने पैसे दे दिए, जाके वहीं खा लेना, जाके ये नहीं करना है। बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी हो, उनको बीमारियां ना हो, तो ब्रेकफास्ट बड़ा होना चाहिए।
अच्छा होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन की मात्रा, फलों की मात्रा भी होनी चाहिए। पनीर दे दें, ऑमलेट दे दें, दाल दे दें, चीला बना दें, तरह तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं। आजकल उबले चने आ गए हैं, राजमा आ गया है, तरफ दे दें। तो इस तरह ही हुआ। तो 1, 3 और 8 जो फार्मूला था मेरा 1, 3, 8, उसमें 8 माने 8 घंटे नींद। 8 घंटे नींद हमारे बच्चों को भी लेना चाहिए मिनिमम, किशोरों को भी और बड़ों को भी और हमें भी। तो 1, 3, 8 का पालन करेंगे, आपका पोषण सही रहेगा। प्रोटीन की मात्रा खाने में ज़रूर लें, और वेरी सिंपल, प्रोटीन वेजिटेरियन में भी खूब होती है। उसमें आप तरह तरह की दालें, राजमा, छोले, मूंगफली के दाने, चना, इसके बाद पनीर, छेना इत्यादि अगर अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग खाएं। और अगर जो अंडा खाते हैं वो अंडे की सफ़ेदी खाएं। बड़े लोग बच्चों को 1 अंडा पूरा दे सकते हैं, और बड़े लोग कृपया अंडे का जो पीला हिस्सा जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, जो कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल से जनित बीमारियां करता है, उसका ना खाएं। और इसके अलावा जो चिकन खाते हैं, चिकन भी खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। ये अपने अपने पारिवारिक उसके हिसाब से, रुचि के हिसाब से होता है, अफोर्ड कर सकते हैं तो खा सकते हैं। ये प्रोटीन के रिच सोर्स। जो हमने एक आपको बताया था RPM3, जो आजकल बच्चों को मोबाइल या बच्चे किशोरों को समझाना पड़ता है, जो आजकल मानसिक बीमारियां हो रही हैं, मनोरोग हो रहे हैं, उसके लिए परिवार भी जिम्मेदार है, माता पिता संरक्षक भी जिम्मेदार है। तो मैंने कहा था RPM3। तो R का मतलब है बच्चे जब कोई पूछते हैं या कोई चीज़ बताते हैं तो एक तो सुने उनकी बात पूरी, और सुनने के बाद उसको रिस्पॉन्स करें, रिएक्ट ना करें। हमने मोबाइल को उदाहरण दिया, मोबाइल देखते हो बहुत, 12 बजे देख रहे थे रात में, नहीं करना। उनको नुकसान बताइए, उनको वो बताइए, उनको समझाइए, ठीक है। तो ये हुआ रिस्पॉन्स, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स करना उनकी क्वेरीज को। पर P होता पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, जो उनके अच्छी चीजें हैं, अच्छी आदतें हैं, उनको तारीफ करिए। कल आपने बहुत अच्छा किया, आपने आधा घंटा व्यायाम किया, पसीना खेला, आपने योगासन करी बेटा, वेरी गुड, रोज किया करिए। हम लोग भी करेंगे, इकट्ठे करेंगे। ये ब्रश टाइम है, सोने के पहले, कम ऑन, 9:45 बज गए हैं, ब्रश टाइम, आइए, मम्मी पापा बच्चे सब जुट गए। ये देखिए, हमने आपको बताया था कि आपको वो काम करना है जो आप बच्चे में देखना चाहते हैं। इसके बाद आता M, नेगेटिव चीजें हैं उनको नेगेटिव वो करना, और पॉजिटिव चीज को आगे बढ़ाना। तो 3 चीजें हैं कि सबसे बड़ी बात है मेंटरिंग। बच्चे के वो बनिए, एक क्या कहें, मेंटर बनिए, उसको एक अच्छा इंसान बनाइए, कोच उसके बने। वो IIT बॉम्बे का इंजीनियर, वो एम्स का MBBS डॉक्टर, अरे भैया वो तो सब ठीक है, लेकिन पहले एक इंसान बनाइए, एक अच्छा नागरिक बनाइए, एक अच्छा पुत्र बनाइए, पुत्री बनाइए, जो समाज के लिए उपयोगी हो, माँ बाप की ध्यान रख के संवेदनशील बनाइए, हृदय प्रधान बनाइए। ये विचार होना चाहिए, और अपनी इच्छाएं ना थोपे। तो मेंटरिंग हुआ। इसके बाद मॉडलिंग, रोल मॉडल बनिए। अगर सुबह आप 5 बजे उठेंगे तो बच्चा भी उठेगा, और पापा अगर 9 बजे उठेंगे तो बच्चा भी 9 बजे उठेगा, 9:30। तो आप ब्रश करेंगे, बच्चा करेगा। आप मोटा अनाज खाएंगे, आप मोबाइल से दूर रहेंगे। लिख दीजिए मोबाइल टाइम, नो एंगर जोन। घर में लगे, हम छोटे थे, मुझे याद, मेरे बच्चे थे, हमारे चूंकि ट्विंस थे, बड़ा परिवार था, तो मैंने वहां जगह जगह लगा नो एंगर जोन, नो मोबाइल फ्री जोन। इस तरह करके करिए, यानी कि आप इस तरह से, ये तरीके हैं, आप अपना तरीका खुद। तो मेंटरिंग हुआ, इसके बाद मॉडलिंग हुआ। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनिटरिंग। मेरा बच्चा क्या मोबाइल में देख रहा है, मेरा बच्चा कोचिंग में जाता, कहाँ जाता, कितने बजे जाता, किसके साथ जाता। कभी कभी अचानक जाइए, देखिए, टीचर से बात करिए, स्कूल तो मॉनिटर करिए। तो RPM3 है जो मैंने एक निमोनिक बनाई है, अगर इसका आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा और टीनेजर जो है ये बुराइयों से बचेगा, आपको जल्दी पता लग जाए कोई बुराई, और इस तरह एक बच्चा योग विद्यार्थी बन करके, योग नागरिक बन करके परिवार, समाज और देश की सेवा। ग्रेट मैसेज सर, ग्रेट मैसेज। आपने सर
काढ़ा की बात करी, हम लोग भी काढ़ा रिकमेंड करते हैं जिसमें हम लोग 18 जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जिसमें अश्वगंधा, हल्दी, दालचीनी, मैंगोस्टिन, ग्रीन टी, काली मिर्च, अदरक, शंकुस्पी, धनिया, लौंग, जायफल, मुलेठी, वचाका, एचनेसिया, ब्रह्मी, हींग, आंवला, तुलसी होता है। बहुत लोगों को रिकमेंड करते हैं चाय की जगह पे अल्टरनेटिव देके, जिससे चाय की बीमारियों से बचा रहे हैं। बस लास्ट क्वेश्चन सर आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, लास्ट आपसे क्वेश्चन है सर कि आप गर्भ संस्कार की बात करते हैं सर, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। और जी डॉक्टर साहब। जी बहुत अच्छा, आपने तो बिल्कुल पौराणिक या वैदिक काल की बात करी। गर्भ संस्कार से मुझे याद आया कि अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदन का तो आपने सुना होगा कि जब हुआ, सारे लोग बाहर थे, अर्जुन को दूर कहीं स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बाहर ले गए थे चक्रव्यूह से, और कौरव पांडवों में जो लड़ाई चल रही थी, और तो ये देखा गया कि अब क्या किया जाए। इसका भेदन या तो अर्जुन जानते हैं और कोई जानता ही नहीं है, और जिन्होंने ये चक्रव्यूह जो युद्ध की प्रणाली या व्यूह बनाया था, लड़ाई का मैदान उसमें करा था, तो अभिमन्यु तैयार हुआ कि हाँ मुझे आता है चक्रव्यूह का भेदन। तो बोले कि अरे आपको कैसे आता है, तो अर्जुन को आता है कि नहीं, एक बार मेरे पिताजी ने, अर्जुन ने मेरी माँ को एक बार रात में बताया था, तो मैं भी सुन रहा था, मैं गर्भस्थ था तब। तो इसके बाद बताते बताते पूरे चक्रव्यूह में अंदर जाने का तो मैंने सुन लिया। इसके बाद मेरी माँ को नींद आ गई, और नेचुरली जब माँ को नींद आती है तो गर्भस्थ शिशु भी सो जाता है। तो उसके बाद फिर मुझे निकलना नहीं बताया गया। तो इस तरह से मैं वहाँ चला तो जाऊँगा, तो उनके और जो चाचा ताऊ थे उन्होंने सबने मना किया कि नहीं नहीं बच्चे को नहीं, वो युवा था बिल्कुल, मेरे ख्याल टीनेजर रहा होगा तब, पौराणिक जैसा के पढ़ते हैं, 16-17 साल का रहा था। खैर वो तैयार हो गया, देयर वाज नो वे आउट, उसने कहा नहीं मैं जाऊँगा, और जब मैं घुस जाऊँगा तो निकल तो आऊँगा ही। हालांकि वो विधा उसने गर्भ संस्कार से सीखी थी, माँ को नींद आ गई थी। अब क्या हुआ कि तो गर्भ संस्कार तब से शुरू हुआ। आज भी जो वैज्ञानिक रूप से जो पढ़े लिखे समझते होंगे कि शरीर में जीन्स और डीएनए होता है, आनुवांशिक होते हैं। हमारे पिताजी के अच्छे जीन्स जो हैं, अच्छे गुण हैं, विरासत में हमें मिलते हैं और ख़राब भी मिलते हैं। तो वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि जो पौराणिक काल में था, वैदिक काल में, कि गर्भ संस्कार है, इसको एक संस्कार के रूप में लेना चाहिए। होता क्या उल्टा पल्टा, कोई शिशु के गर्भाधान की तैयारी नहीं करता, एक्सीडेंटल है, क्षमा कीजिएगा मैं ये शब्द ले रहा हूँ। गर्भ में आना या प्रेग्नेंट होना या गर्भवती माँ बनना, ये एक एक्सीडेंटल होता है। ज़्यादातर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है, लेकिन जैसा कि वैदिक काल से आया कि हमें गर्भ संस्कार के रूप में, जब हम चाहें कि हमारा बच्चा अच्छा स्वस्थ पैदा हो, गुणी हो, उसके जीन्स अच्छे हों, उसका मस्तिष्क अच्छा हो, हृदय अच्छा हो, तो अब एक गर्भ संस्कार का है। आप लोग कभी गूगल में या जाके देखिएगा, और उसका हम लोग यहाँ GSVM मेडिकल कॉलेज के जो हमारा स्त्री प्रसूति रोग विभाग है, यहाँ पे करीब 8-10 साल से इस पर शोध चल रहा है और इसके परिणाम आए हैं। और मैं आपको बताऊं, शांतिकुंज हरिद्वार में भी, वहाँ उनकी जो यूनिवर्सिटी है, एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा कोई, वहाँ भी इस पर शोध कार्य चल रहा है। GSVM मेडिकल कॉलेज जो गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर है, इसके गायनिकोलॉजी स्त्री रोग विभाग में इस पर काफ़ी शोध चल रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी हम प्लान करें प्रेगनेंसी, तो जब प्रेगनेंसी पता लग गया कि भाई पीरियड मिस हुआ, प्रेग्नेंट हो गया, उस समय अंग बन रहे होते हैं, तो माँ को अच्छा वातावरण देना है, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, साइकोलॉजिकल, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी हैं, उसको संस्कार युक्त भजन सुनाने हैं, उनको अच्छे अच्छे एक पॉजिटिव चीज़ें बतानी हैं, उसको म्यूजिक से उससे शब्द हैं, जिससे कि गर्भस्थ शिशु का जो विकास हो मस्तिष्क का, शुरू के 1 महीने से 3 महीने के अंदर मस्तिष्क हृदय का विकास हो जाता है गर्भस्थ शिशु का। उस समय जो हमारी तरंगें उस शिशु को मिलेंगी माँ के कान के थ्रू, माँ के ब्रेन्स के थ्रू, जो सुनेगी वो शिशु सुनेगा। तो शिशु में ये परिवर्तन देखा गया है कि बिना जीन्स और डीएनए के अल्टर किए हम फिनोटाइप यानी एक्सप्रेशन जो उसका होगा वो अच्छा कर सकते हैं। इसमें कई एक जो खराब बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं,
जो समय का अभाव है, जैसे डायबिटीज है, आप कह सकते हैं डायबिटीज से बचा नहीं जा सकता, मैं कह रहा हूँ बच सकते हैं वो गर्भ संस्कार से। हृदय रोग, जन्मजात हृदय रोग, इसके अलावा जन्मजात आपके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अगर गर्भ संस्कार के द्वारा हम डीएनए नहीं बदल सकते, लेकिन डीएनए का एक्सप्रेशन, यानी जीन्स और डीएनए के बाद जो खराब एक्सप्रेशन होते हैं वो गर्भ संस्कार से, टाइमली गर्भ संस्कार से बचा जा सकता है। इस पे अमेरिका रिसर्च कर रहा है, और जब अमेरिका ने बताया, वेस्टर्न वर्ल्ड ने, ये सही है तो मानने लगे। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हुआ है कि हमारे वैदिक काल में था ये, तो गर्भ संस्कार को एक अनिवार्य संस्कार के रूप में माने, जो कि प्रथम संस्कार है। जो 16 संस्कार होते हैं, हमें याद है, आपको याद भी होगा, अंतिम होता है हमारा दाह संस्कार जो मृत्यु पर्यंत होता है, इसके बीच में कई संस्कार होते हैं। तो गर्भ संस्कार में हम गर्भ संस्कार का पालन करें, गर्भ संस्कार के हिसाब से उसको गर्भस्थ शिशु का और माँ को सब वो करें, अच्छा वातावरण दें, शारीरिक मानसिक आहार विहार विचार इत्यादि सही करें, तो एक मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। मनचाही संतान प्राप्त कर सकते, मन्नू सीख सकता गर्भस्थ में के दौरान, जब वो शिशु फीटस था, तो हम अभी भी सीख सकते हैं। अब तो वेस्टर्न रिसर्च ने और भारतीय रिसर्च ने, दूर क्यों, हमारे गणशेखर विद्यार्थी के बाद स्त्री रोग विभाग में इस पर पिछले 10 साल से रिसर्च चल रही है, और उन्होंने सिद्ध किया कि उचित गर्भ संस्कार से मनचाही संतान प्राप्त हो सकती है। और जीवन शैली जनित जो बीमारियां हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जैसे डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, मानसिक रोग, जो गर्भ से ही जन्म लेते हैं शिशु के अंदर। और एक बार्कर्स हाइपोथेसिस है, पढ़े लिखे जो दर्शक हमारे उसमें देखें गूगल में, बार्कर हाइपोथेसिस में है कि जितनी एडल्ट बीमारियां हैं, बड़ों की जीवन शैली बीमारियों की उत्पत्ति फीटल लाइफ पे होती है, गर्भस्थ शिशु से शुरू हो जाती है। और जब गर्भस्थ शिशु को गर्भ संस्कार के द्वारा हम मॉडिफाई कर देंगे, हम जीन्स डीएनए नहीं बदल, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बदल देंगे, तो डायबिटीज का प्रिवेंशन हो जाएगा गर्भ संस्कार से, हार्ट डिजीज का हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का हो जाएगा, मोटापे का हो जाएगा, आर्थराइटिस का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि RPM3 के पालन से किशोर और बच्चों का जो आजकल ये मनोरोग होते हैं वो कम हो सकते हैं। 138 से इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी जीवन शैली, हम बीमार कम पड़ेंगे, और सभी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वो अपनी अपनी जगह उपयोगी हैं, जैसे एलोपैथी है, इमरजेंसी, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, और ICU के लिए बहुत बढ़िया है। क्रॉनिक बीमारियों में आयुर्वेद इम्यूनिटी बढ़ाता है, प्राकृतिक चिकित्सा है, डिटॉक्सिफिकेशन है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, यूनानी है। अगर हम सभी चिकित्सा पद्धतियों का सर्व समावेशी चिकित्सा प्रणाली अपनाएंगे, जो हमारे भारत जैसे देश के लिए उचित है, तभी हम कल्पना कर सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र। ग्रेट, थैंक यू। बहुत बढ़िया। आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया सर, हमारे दर्शकों को कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, और आपकी सेवाएं हमेशा लेते रहेंगे। इसी के साथ इस पॉडकास्ट से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।